हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे वॉफ्टेड चैनल में। तो हमें पता है कि इस साल दो बड़े प्रोजेक्ट्स ने बहुत बड़ा झटका दिया है, जिसमें एफटीटी था, एफटीएक्स यानी कि वो जो बहुत ही रिसेंट वाला। इसी के साथ दूसरे प्रोजेक्ट की बात करें तो उसमें आता है हमारा लूना फाउंडेशन गार्ड और टेराफॉर्म लैब्स। इन दोनों ने बहुत बड़ा लॉस पहुंचाया पूरी इंडस्ट्री को। खुद तो लॉस में गए ही गए हैं, लेकिन इसी के साथ पूरी इंडस्ट्री भी लॉस में गई है। बीटीसी का प्राइस नीचे गिरा है, पहले लूना की वजह से, फिर उसके बाद एफटीटी की वजह से। आप देख सकते हो कि अभी जो एवरेज बीटीसी का प्राइस $20,000 के आसपास चल रहा था, वो अभी 16-17 के आसपास चलने लग गया है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? आज के दिन कुछ लंबी रिसर्च सामने आई है। एक तो ये लूना फाउंडेशन गार्ड को लेकर भी आई है कुछ नई अपडेट्स, जो कि बहुत ही अच्छी अपडेट्स हैं। आप सभी के लिए खुशी वाली बात होगी, क्योंकि अभी पॉसिबिलिटी बन रही है कि लूना का प्राइस भी ऊपर जाएगा। इसका रीज़न क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ एल्मेडा लैब्स और इसी के साथ एफटीएक्स, इन दोनों का क्या चल रहा था, क्योंकि ये सारी चीज़ उन्होंने क्लियर करी है। जो सैम है यानी कि एसबीएफ, जो इसके फाउंडर एंड सीईओ हैं। आखिर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस सब का सोल्यूशन क्या है। अब सोल्यूशन निकालने वाला बाइनेंस, यानी कि जो पूरा ऑल ओवर मार्केट को रूल कर रहे हैं। बाइनेंस के जो चैंगपैंग सीजी हैं, तो उन्होंने क्या सजेशन दिए हैं? उन्होंने टोटल 6 सोल्यूशंस दिए हैं। 6 सोल्यूशन से ये इंडस्ट्री वापस उसी रूप में हमें सामने दिखेगी बुल मार्केट के हिसाब से। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट होगा, अभी से लाइक कर दो। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वॉफ्टेड को सब्सक्राइब करके बेल के दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी सबसे पहले पहुंचे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले एल्मेडा के बारे में। तो एक्चुअल में क्या हुआ? एल्मेडा यहां बताया जा रहा है क्लियरली, ये एसबीएफ यानी कि सैम नहीं बताया, उन्होंने पहले ट्वीट शुरू किया था। लगभग 24 घंटे के अंदर उन्होंने अपना ट्वीट पूरा किया। तो कि जो एसेट्स है एल्मेडा के पास, वो लिक्विडिटी से ज़्यादा थे। अब यहाँ एक चीज़ समझने की कोशिश करना, दो मैं वर्ड्स यूज़ करूंगा बार बार। एक तो लिक्विडिटी और M2M। M2M और लिक्विडिटी दोनों चीज़ें बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल रही है यहाँ। M2M का मतलब यह है कि मार्क टू मार्केट, यानी कि जिस चीज़ की वैल्यू आज से हो सकता है 6 महीने पहले, महीना पहले या साल पहले कुछ और थी, और आज वैल्यू कम या ज़्यादा हो सकती है। मार्क टू मार्केट का मतलब यही है कि मार्केट कंडीशन के हिसाब से उसका प्राइस अभी क्या चल रहा है। सिमिलरली लिक्विडिटी, यहाँ लिक्विडिटी का मतलब यह है कि कैश फॉर्म में बात कर सकते हैं, या फिर जो ऐसी चीज़ यूएसडीटी हम बोल सकते हैं जो सडनली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, या फिर सडनली फिएट करेंसी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये चीज़ भी यहाँ बार बार इंक्लूड होगी। तो एल्मेडा ने कहा कि उनके पास एसेट्स लाइबिलिटी से ज़्यादा थे, लेकिन M2M के हिसाब से, आज के हिसाब से, और इलिक्विड एसेट्स है, जितने भी एसेट्स हैं वो इलिक्विड है। यानी कि उनको ऐसा नहीं कि एकदम से सेल कर दिया और आपको इतना पैसा मिल गया कि आप एल्मेडा को भी सपोर्ट कर रहे हो और एफटीएक्स एक्सचेंज को भी सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि आप भी जानते हैं कि एफटीएक्स का पैसा एल्मेडा में डाला गया था। पहली चीज़ तो ये सामने आई। दूसरा, उन्होंने ये बताया कि मार्जिन पोजीशन जो थी एफटीएक्स को लेकर यहाँ चल रही थी। इसी के साथ तीसरा, ये एफटीएक्स यूएस का है, उनके पास इनफ फंड से जितने भी कस्टमर्स हैं उन सभी का पैसा वापस करने के। लेकिन उस वक्त, अभी नहीं है, उस वक्त इतना पैसा था इनके पास, लेकिन ये चीज़ काम नहीं आ पाई उस समय, क्योंकि सब कुछ इलिक्विड था। अब लिक्विड होता तो साथ के साथ वो काम में लेते, लेकिन इलिक्विड था। अब अगली चीज़, यहाँ अभी वो क्या कर रहे हैं कि मीटिंग्स कर रहे हैं, अपने और रिलेशनशिप्स बिल्ड कर रहे हैं रेगुलेशंस के साथ, कुछ एजेंसीज के साथ, कस्टमर्स को हेल्प करने के लिए, कस्टमर्स का पैसा बचाने के लिए। हालांकि लूना ने ऐसा कुछ काम नहीं किया था, कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो ऐसा कुछ उन्होंने काम नहीं किया था। नेक्स्ट चीज़, वो यही चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा आए, कस्टमर्स को सपोर्ट मिले। हालांकि ये रीज़न खुद ही है जिन्होंने पैसा एफटीएक्स का निकालकर, फंड्स निकालकर सीधा एल्मेडा में डाल दिया था, लेकिन ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं और कस्टमर्स को होल्ड करना चाहते हैं। अब बुरा तो कर ही चुके हैं, इन्होंने खुद कहा कि आई एम फेल्ड, लेकिन अब मैं इस फेलियर से भी थोड़ा बाहर निकलना चाहता हूँ। अब एक चीज़ इन्होंने और बताई है कि कुछ हफ्ते पहले इनके पास $10 बिलियन पर डे का ट्रेडिंग वॉल्यूम था। इसी के साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रांसफर्स भी हो रहा था। इतना बड़ा इनके पास वॉल्यूम था इवन। और उसके बाद क्या हुआ? ये जो 3 चीज़ें आपको स्टार्टिंग में बताई, उसी के साथ क्या हुआ कि बैंक्स की हालात बुरे हो गए और मार्केट क्रैश हो गया। अब यही मैं बोलता हूँ, जब मार्केट क्रैश होता है, वो चाहे किसी भी कारण हो, उसका इंपैक्ट सभी स्टेक होल्डर्स के ऊपर पड़ता है। स्टेक होल्डर्स में यानी कि कस्टमर्स भी आ जाते हैं, कंपनीज आ जाती हैं, और जितने भी इन्वॉल्व हैं, इवन कंपनीज, कंट्रीज, इकॉनमीज, हर एक चीज़ यहाँ मार्केट से इंपैक्ट होती है। तो सभी स्टेक होल्डर्स के ऊपर उसका बुरा असर पड़ा, और जो इनकी लिक्विडिटी थी वो एग्जॉस्ट होगी। जब लिक्विडिटी एग्जॉस्ट हो जाती है तो समझ लो, जैसा कि फॉर एग्जांपल आज आपके पास अगर 100 रुपये है तो आप खा भी सकते हैं, उस पैसे को यूज़ भी कर सकते हैं फॉर एनीथिंग। लेकिन अगर वो 100 रुपये नहीं है, लेकिन 100 रुपये की जगह आपके पास कुछ और चीज़ पड़ी है जो अभी आप सडनली सेल नहीं कर सकते, उसके बदले में जो पैसा आपको एकदम तो नहीं मिल सकता, तो वो इलिक्विड हो जाता है। इलिक्विड फिर चीज़ को आप सेल नहीं कर पाओगे। बार्टर सिस्टम तो चल नहीं रहा,
ये एक कैश सिस्टम चल रहा है और क्रिप्टो सिस्टम चल रहा है। यहाँ चीज़ बिकेगी तो पैसा आपके पास आएगा, तो इनलिक्विड का वो कुछ नहीं कर सकते थे उस वक्त। अब इन्होंने करंट सिचुएशन बताई है कि इनकी जो लिक्विडिटी है वो -8 बिलियन डॉलर हो चुकी है। वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, -8 बिलियन डॉलर जो पैसा निकाल के एलमेडा में डाला गया। दूसरी चीज़ उन्होंने बताया सेमी लिक्विड 5.5 बिलियन डॉलर इनके पास पड़े हैं, और इनलिक्विड 3.5 बिलियन डॉलर। अब ये मिलाकर बनते हैं लगभग 9 बिलियन डॉलर। बोलने को तो बोल रहे हैं कि M2M के हिसाब से, यानी कि मार्क टू मार्केट आज के हिसाब से, आज की कंडीशन के हिसाब से 9 बिलियन डॉलर, 1 बिलियन डॉलर एक्स्ट्रा बन रहा है। 9 बिलियन डॉलर इनके पास इनलिक्विड एसेट्स पड़े हैं, इतना इनके पास अभी है। लेकिन वो एकदम से बिकेगा भी नहीं और उसको यूज़ भी नहीं किया जा सकता। लेकिन इसी के साथ अगर हम इनकी यही चीज़ें आज से कुछ हफ्तों पहले की बात करें तो 18 बिलियन डॉलर अलग से पड़ा था और 10 बिलियन डॉलर अलग से पड़ा था। अब ये बार बार बिलियन डॉलर, ये जो कुछ मैं बोल रहा हूँ थोड़ा समझने की कोशिश करो, वीडियो को चाहे आप दोबारा से देख सकते हो पीछे थोड़ा जाकर। तो इतना पैसा इनके पास है लेकिन इलिक्विड है, जिस कारण ये उस वक्त कुछ नहीं कर पाए। एलमेडा को सपोर्ट किया, एलमेडा के पास बहुत ज़्यादा एसेट्स थे लेकिन इलिक्विड थे। FTX US के पास बहुत ज़्यादा एसेट्स थे, कस्टमर्स को पे कर सकते थे लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। अभी उसके बाद मार्केट क्रैश हुआ, मार्केट क्रैश होने की वजह से इनकी जो लिक्विडिटी है वो यूज़ होगी एलमेडा में, और ये हालात बन चुके हैं। ये इन्होंने पूरी सिचुएशन समझाई है। अब इसका जो सोल्यूशन है वो लास्ट में डिस्कस करेंगे। दूसरा पार्ट अभी वीडियो का शुरू होने जा रहा है, वो छोटा सा रहेगा लूना के बारे में। लूना जिसमें टेराफॉर्म लैब्स और लूना फाउंडेशन गार्ड LFG एंड TFL, इन दोनों का क्या क्या मसला रहा था वो सब हम डिस्कस करेंगे, जो कि मई 8 और 12 इन 4-5 दिनों के अंदर अंदर हुआ था, जब UST यानी कि जो टेरा का खुद का स्टेबल कॉइन था वो डीपैग हो चुका था। जब वो डीपैग हुआ तो आप भी जानते हैं कि क्या हालात हो गए थे मार्केट में। लगभग 40-45 हज़ार डॉलर के आसपास BTC चल रहा था और नीचे गिरता गया 30, फिर 25, फिर 20 हज़ार डॉलर, इतना ज़्यादा नीचे गिरा है सिर्फ लूना की वजह से। मार्केट बहुत ज़्यादा बेरिश होगी, सेंटीमेंट्स पूरे ख़राब हो गए। अब क्या हुआ कि जो GS हेल्थ के नाम से एक कंपनी है, थर्ड पार्टी कंपनी है, ऑडिट फर्म है, उन्होंने इनका ऑडिट किया। ऑडिट करके पता लगाया कि क्या इन्होंने सच में पैसा गलत तरीके से यूज़ किया था या नहीं। इनके पास जो UST पड़े थे उसकी इनसाइडर ट्रेडिंग करी थी या नहीं। अब जो पैसा पड़ा था, पैसा कहाँ ले जाया गया, क्या इन्होंने उसको मिसयूज़ किया, इनएप्रोप्रिएटली यूज़ किया, वो सब कुछ रिसर्च करा गया। रिसर्च करने के बाद उन्होंने बताया कि लगभग LFG ने 2.8 बिलियन डॉलर UST के डीपैक को डिफेंड करने के लिए लगाया। लगभग 3 बिलियन डॉलर बन रहे हैं। 3 बिलियन डॉलर उन्होंने LFG ने लगाया, लूना फाउंडेशन गार्ड ने। इसी के साथ TFL यानी कि टेराफॉर्म लैब्स ने 613 मिलियन डॉलर, यानी कि लगभग आधा या आधे से ज़्यादा या आधा बिलियन डॉलर उन्होंने लगाया उसको डिफेंड करने के लिए। लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाए क्योंकि ये बहुत कम पड़ गया था। अब लूना प्रोजेक्ट इतना बड़ा था, जब पैसा निकल रहा था तो बहुत ही तेज़ी से निकल रहा था, जब आ रहा था तो बहुत तेज़ी से आ रहा था। अब देखो रिस्क होता है, जहाँ प्रॉफिट जितनी फास्टली होता है लॉस भी उतना ही फास्ट होता है। अब ये हालात उस वक्त पैदा हो चुके थे। फिर उन्होंने एक और चीज़ चेक करी, ये जो JS हेल्थ के नाम से ऑडिट फर्म है, इन्होंने चेक किया कि कोई मिसयूज़ तो नहीं हुआ। तो पता चला कि मिसयूज़ फंड्स का नहीं हुआ है, इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं हुआ है। अब इनसाइडर ट्रेडिंग थोड़ा सा और समझा देता हूँ। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल कुछ लोगों ने UST को ही शॉर्ट कर दिया वो, या लूना को शॉर्ट कर दिया कि शॉर्ट करके हम तो प्राइस नीचे गिराएंगे और शॉर्ट करके पैसा कमाएंगे। इसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, कि आपको तो पता है कि आगे चल के क्या होने वाला है और अंदर की जानकारी के हिसाब से आप मार्केट में खेलते हो और पैसा बनाते हो। लेकिन ऐसी इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं हुई है, लूना के में बिल्कुल भी नहीं हुई है। अब तीसरी चीज़ भी यहाँ डिस्कस करी है कि जो LFG फंड से वो फ्रोज़ तब किए गए थे, क्या वो अभी भी फ्रोज़न ही है। तो ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि वो फ्रोज़न ही है, उन फंड्स को यूज़ नहीं किया गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब भी कोई ऐसा मामला सामने आता है तो उनके सारे एसेट फ्रीज कर दिए जाते हैं। जैसे कि पहले विजय माल्या जो किंगफिशर के, उनके भी एसेट्स को फ्रीज किया गया था इंडिया में ताकि रिकवरी करी जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, यानी कि अभी तक जो भी चला है लूना का वो सब कुछ होल्ड पर पड़ा है। और डिफेंड करने के लिए इन्होंने खुद, लूना ने खुद लगभग आधे बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा पैसा लगाया था। इसके अलावा टेराफॉर्म लैब्स ने भी लगाया, तो बहुत सारा पैसा लगाया गया था। वेट, TFL और LFG दोनों ने लगाया। तो यहाँ फेलियर तो फिर भी आ गया, फेलियर तो फिर भी मिला। अब इस चीज़ को उन्होंने बोला है कि ट्रांसपेरेंसी हम और लाने की कोशिश करेंगे और डिसेंट्रलाइज सिस्टम रखेंगे, रिसिलिएंट रखेंगे और कस्टमर्स का और भी ख्याल रखेंगे। वो तो करना ही पड़ेगा इनको। अब ये चीज़ें थी, दो चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। पहला पार्ट जो था FTX का, दूसरा पार्ट लूना का, कि यहाँ चल क्या रहा था। अब आखिर में जो सोल्यूशन दिया गया बाइनेंस के जो CZ चैंगपेंग है उन्होंने दिया है। तो उन्होंने ये बताया, कुछ चीज़ें बताई हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और ऐसा होगा तो शायद मार्केट हमारी अच्छे तरीके से सर्वाइव भी करेगी। सबसे पहली चीज़ उन्होंने बताई, रिस्क अवर्स होना चाहिए, यानी कि
जितने भी फंड्स पड़े हैं किसी भी एक्सचेंज के पास, प्रोजेक्ट के पास, उन फंड्स को यूज़ नहीं करना, किसी भी तरीके से यूज़ नहीं करना। जैसे कि इन्होंने एलमेडा में पैसा डाल दिया जो कि बहुत गलत था। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि नेटिव टोकन्स को कोलैटरल के लिए यूज़ नहीं करना। अब ये भी चीज़ है, ऐसा भी इन्होंने किया, अपने FTTs को यूज़ किया एज ए कोलैटरल एलमेडा को डिफेंड करने के लिए, वो बहुत गलत चीज़ है। अब इन्होंने खासकर एक्सचेंज के लिए भी बोला है और ब्लॉकचेन्स के लिए बोला है कि अगर आप अपने ब्लॉकचेन के नेटिव टोकन, फॉर एग्जांपल FTT था, या अगर हम बात करें लूना की ब्लॉकचेन भी थी, लूना था, या फिर BNB की बात कर लें, तो उन कॉइन्स को इस तरीके से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसी के बेसिस पर एक्सचेंज भी चलती है और ब्लॉकचेन भी चलती है। और अगर वो उसी से छेड़छाड़ करेंगे तो पूरा प्रोजेक्ट फॉर श्योर ख़त्म हो जाएगा। तीसरी चीज़ उन्होंने बोली कि लाइव प्रूफ ऑफ एसेट्स, जो ऑलरेडी ये खुद कर चुका है बाइनेंस और चाहता है कि सारे एक्सचेंजेस यही करें और सब कुछ सामने दिखाएं, ट्रांसपेरेंसी लाएं, तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। चौथा उन्होंने बताया कि कीप स्ट्रॉन्ग रिजर्व्स। अब रिजर्व्स की बात मैं आपको लगभग 3-4 दिन से समझाता आ रहा हूँ कि बैंक्स के पास रिजर्व्स अगर कम हो तो चल जाता है, लेकिन क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के साथ एक्सचेंजेस के पास पूरे उतने रिजर्व्स होने चाहिए, ताकि अगर ऐसे बुरे हालात आ जाते हैं, सभी विड्रॉ करना चाहते हैं, तो उस वक्त फंड्स प्रॉपर होने चाहिए। इनफैक्ट रिजर्व्स और भी ज़्यादा होने चाहिए, ना कि रिजर्व्स कम हो। अब नेक्स्ट चीज़ आती है अवॉइड एक्सेसिव लेवरेज। अब यहाँ लेवरेज दो तरीके से है, कंपनी के बेसिस पर भी है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी है, उनके कॉन्टेक्स्ट में भी और कस्टमर्स कॉन्टेक्स्ट में भी। एक्सेसिव लेवरेज आपने यूज़ नहीं करनी है, वो कस्टमर भी यूज़ करता है तो भी गलत है, अगर एक्सचेंज अलाउ कर रही है तो भी गलत है, एक्सचेंज या कंपनी खुद लेवरेज ले रही है तो भी गलत है। अब लेवरेज, यहाँ मैंने तीसरा जो वर्ड बोला है लेवरेज ले रही है, लेवरेज का मतलब ये भी है कि आपके पास जो फंड्स हैं, फंड्स यूज़ कर रहे हो उसको भी लेवरेज ही बोलते हैं, उनको यूज़ करना भी एक तरीके का लेवरेज है। तो इस तरह का लेवरेज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो फंड्स एकदम से बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएंगे। आखिरी पॉइंट उन्होंने बताया जो अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथन एंड एनफोर्स सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, यानी कि ऐसी सिक्योरिटी होनी चाहिए जो हर चीज़ को डिफेंड करे। खासकर यहाँ क्वालिटी ऑफ सिक्योरिटी के कुछ स्टैंडर्ड्स होने चाहिए कि इतनी सिक्योरिटी तो होनी ही होनी चाहिए, वरना प्रोजेक्ट खत्म है। पार्टनरशिप होनी चाहिए लॉ एनफोर्समेंट्स के साथ। अगर प्रोजेक्ट्स के पास, फॉर एग्जांपल वजीरेक्स के पास, फाइनेंस के पास लॉ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट्स आते हैं, एजेंसीज आती हैं, SEC जैसे एजेंसीज आती हैं, तो एकदम से उनको फेस करेंगे तो बुरा ही होगा, कुछ ना कुछ बुरा ही निकलेगा, मार्केट में बुरी सिचुएशन होगी, बुरी न्यूज़ फैलेगी। उससे अच्छा है कि आप पार्टनरशिप करके रखो, उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चलो, ताकि गलत काम ना करो और ना होने दो। नेक्स्ट चीज़ उन्होंने बताया कि कॉम्प्लेक्स फ्लो ऑफ एसेट्स अक्रॉस ब्लॉकचेन। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शायद आपको समझ ना आया हो। यानी कि यहाँ अलग अलग ब्लॉकचेन्स काम कर रही हैं, क्रॉस ब्लॉकचेन्स काम कर रही हैं, एसेट्स को एक ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन पर सेंड किया जा रहा है, तो इस चीज़ को भी हैंडल करना ज़रूरी है। आखिरी चीज़ KYC और AML, यानी कि KYC प्रॉपर हो कस्टमर्स का, AML भी होना चाहिए और ड्यू डिलिजेंस भी होना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें तो उन्होंने सजेस्ट करी हैं, अगर ये सब कुछ इन्वॉल्व कर लिया जाता है सभी एक्सचेंजेस के द्वारा, प्रोजेक्ट्स के द्वारा, तो होपफुली जो लूना वाला केस है, FTX वाला केस है, ऐसा कोई भी रिपीट नहीं होगा। तो यही था आज के हमारे इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको कोई और सोल्यूशन लगता है, नीचे पर कमेंट करके ज़रूर बताना, किसी और प्रोजेक्ट के बारे में, जैसे कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी अभी कि पॉलीगॉन के बारे में वीडियो बनाया जाए, या फिर ICP के बारे में वीडियो बनाया जाए, माउंट गॉक्स के बारे में बनाया जाए, तो ऐसे अगर आपको किसी और चीज़ के बारे में वीडियो चाहिए नीचे कमेंट कर दो, जल्दी लेकर आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी के साथ हमारे चैनल वॉफ ट्रेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी सबसे पहले पहुँचें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।